नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हर दिन हम किसी न किसी विशेष पत्रकार को बुलाते हैं और उनसे अलग-अलग मुद्दों पर, किसी विशेष मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की। आपको याद होगा पालघर, अभी हालाँकि कल ही ये घटना हुई है पालघर में, जो जयपुर से ट्रेन आ रही थी मुंबई की तरफ। वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल है जिसका नाम चेतन सिंह है, उसने 3 यात्रियों और एक अपने साथी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, मीणा, उनकी हत्या कर दी और उसके बाद जो है भागने लगा और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो वो जो घटना हुई है उसकी वजह से पालघर एक बार फिर चर्चा में है। आपको याद होगा 2020 में एक घटना हुई थी, 16 अप्रैल 2020 को, जहां पालघर में ही 2 साधुओं और एक उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसका राजनीतिक कहा गया कि यह हत्या राजनीतिक है, लेकिन जो बात उसमें आई थी कि साधुओं की हत्या इसलिए भीड़ ने कर दी कि वहां पे बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की खबर थी लोगों में। वो आदिवासी इलाका है और वहां पे ये 2 रास्ता भटक गए थे, साधु और उनके ड्राइवर, और उसके बाद भीड़ ने समझा कि वही लोग हैं और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और इस बात को लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए। उसमें आपको याद होगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और जो है उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अभी फिर एक जो ट्रेन कांड का मैंने जिक्र किया, वो वापस हुआ है, ट्रेन कांड हुआ है वहां पे, और वहां पे इस पे भी एक राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, जो हम आपको एक वीडियो के तौर पे भी दिखाएंगे कि कांग्रेस क्या कह रही है, या हम बताएंगे कि ओवैसी ने क्या कहा। तो एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इसमें भी शुरू हो गया और इसको जो है एक रंग दिया जा रहा है कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है वो राजनीतिक कारणों से हुआ है और देश में एक सांप्रदायिक घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है पिछले कुछ महीनों से, सालों से, दिनों से। उसका ये असर है। आपको याद होगा हमने भी जिक्र किया है अलग अलग जगह पे, अखबारों में वगैरह वगैरह चर्चा आई है मीडिया में कि महाराष्ट्र में लगातार पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से लगातार जो है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली घटनाएं हो रही है। कभी अमरावती में, कभी पुणे में, कभी मालेगांव में और कभी औरंगाबाद में। और वो एक ग्रुप जो है वो इकट्ठा होता है, वो जय श्री राम के नारे लगाता है, दूसरे ग्रुप भी आमने सामने खड़े हो जाते हैं और वो अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। हालांकि जो है इस पे ओवैसी ने कहा है कि ये पूरी तरह से बीजेपी की साजिश है और बीजेपी दंगा भड़काना चाहती है, घृणा का माहौल जो पैदा कर रही है उस तरह से। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये जो झगड़े हो रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि आप जो है हर चीज को एक अलग रंग देते हैं। क्या हिंदुओं को यहाँ इस देश में अपने धर्म के पालन की इजाजत नहीं है? तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन फाइनली ये होता है कि नागरिकों को का जीवन जो है संकट में फंसता चला जा रहा है। इस पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ जो साथी मेहमान पत्रकार है वो है विवेक देश पांडे। विवेक जी, आपका स्वागत है। ये जो देख हम रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है और एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हमने जो जो शीर्षक भी सोचा, हालांकि वो मुहावरे में है कि क्या महाराष्ट्र चूल्हे पर चढ़ चुका। तो जो एक लग रहा है ऐसा कि महाराष्ट्र उबलने को तैयार हो गया, उबलने जा रहा है और तरह तरह से जो राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही है। वो चाहे मुस्लिम वादी पार्टी हो या कहीं हिंदूवादी पार्टी हो, या जिस तरह के सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रही है और चीजें हो रही है। तो आपसे सवाल करने से पहले मैं एक पहले वीडियो दिखाता हूं जो ट्रेन में घटना हुई। उसका कुछ अस्पष्ट सी आवाज आ रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा, क्योंकि उसने जिन लोगों की हत्या की उसमें से 3 मुसलमान और एक हिंदू। एक जो एएसआई है वो हिंदू है और बाकी जो 3 यात्री मारे गए वो मुसलमान है। उसमें से एक मधुबनी बिहार का है, एक पालघर का है, एक और दूसरी जगह। तो ये जो मारे गए हैं और वो जो घटना हुई है वो किसी एक बोगी में नहीं हुई, अलग अलग बोगी में हुई। B5 में हुई, एसी बोगी है, सेकंड एसी, उसमें घटना हुई। उसके बाद जो है थर्ड एसी है B5, उसमें घटना हुई। पेंट्री कार में एक आदमी को मारा गया, फिर जो है S6 में एक आदमी को मारा गया, स्लीपर कोच होती है। तो इस तरह से कई घटनाएं हुई और वो कुछ बोल रहा है, हालांकि स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ता है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कह रहा है कि अगर इस देश में रहना है तो आपको योगी और मोदी कहना होगा। तो हम वीडियो पहले देख लेते हैं। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ता है, मीडिया सेल की इंचार्ज है, वो क्या कह रही है। उसके बाद विवेक जी हम आपके पास आएंगे।
ये वो वीडियो है जिसमें यही कांस्टेबल है जिसका पुलिस वाला हिस्सा चेतन नाम है, हाथरस का रहने वाला। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जो परेशान था और उसने शिकायत की तो कई तरीके की बातें कही जिससे उसे करेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं, फिर आपसे बात। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि ये सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है या टीकाराम मीणा की बात नहीं है या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। ये बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई। ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था। ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए। तो विवेक भाई, ये जो है राजनीतिक बयान है कांग्रेस की तरफ से, एक तरह से कहिए सुप्रिया सिंह ने जिस तरह से मीडिया पे है। इसके अलावा ओवैसी ने भी कहा है कि ये जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जो बीजेपी ने घृणा फैला रही है, घृणित भाषण लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उसका परिणाम है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का अलग आरोप होता है कि ओवैसी क्या कर रहे हैं, ओवैसी जो है मुसलमानों को भड़काते हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और
जो संगठन है, जो लोग हैं, वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि वो चाहे अमरावती हो, या जो है मालेगांव हो, या जो है नांदेड़ हो, या जो है पुणे हो, या आपका नागपुर हो, हर जगह जो इस तरह के माहौल बन रहे हैं जिसमें लग रहा है कि दोनों गुट, दोनों समुदाय जो है आमने सामने खड़े हो जाते हैं, रोड़ीबाजी होती है, कोई किसी की मस्जिद में कुछ फेंक देता है, कोई मंदिर में कुछ कर देता है, इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। तो ये क्या सिर्फ राजनीतिक है, या इसमें आम नागरिक को भी कहीं न कहीं लगता है कि हमें शामिल हो जाना चाहिए? वो इसलिए शामिल हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ, वाक़ई परेशान है हिंदुओं से, या उनको लगता है कि वाक़ई परेशानी है मुसलमानों से। क्या आप क्या फ़ील करते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी, धनंजय जी, ये राजनीतिक तो है ही, ये पॉलिटिकल तो है ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। तो अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूँ और मुझे सत्ता में काबिज होना है, तो मुझे लोगों का सपोर्ट लगेगा, और इसलिए उन लोगों को मुझे मेरी बात समझानी होगी, और मेरी बात जो है उसको वो एक्सेप्टेबल हो उनमें, इस तरह से मुझे कुछ कैंपेन करना पड़ेगा। बीजेपी वो कैंपेन करती है। बीजेपी का एजेंडा जो है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, वो है मेजॉरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, हिंदू राष्ट्र, जहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की चलेगी और बाकी माइनॉरिटीज जो है वो अगर रहे भी, वो तो आइडियली चाहते हैं कि वो न रहे, लेकिन अभी उनकी मजबूरी है। इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी इस देश में है कि उनको देश से निकाल तो नहीं सकते। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो फिर उनको सेकंड रेट सिटीजन बनाया जाए, उनको हमेशा ही वो डरे रहे, सहमे रहे, इस तरह से एक लो इंटेंसिटी वायलेंस चलाते रहे उनके खिलाफ। क्योंकि बड़े पैमाने पे अगर वायलेंस किया तो वो दुनिया की नज़र में आता है। तो इक्का दुक्का घटनाएं सड़क पर इधर उधर चलती रहे, और उससे पूरा का पूरा जो मुस्लिम समुदाय है पर्टिकुलरली, अब तो क्रिश्चियन भी उसमें आ गए, मणिपुर में हमने देखा, तो वो सारे के सारे जो है वो अपने अस्तित्व के लिए डर के रहे, सहमे रहे, और बाकी कुछ ना मांगे कि बस हमारी जान बख्श दो, बाकी आप हमें कुछ मत दो। इस स्थिति में उनको लाकर रखना है, ये उनका प्रोजेक्ट है। वो ये प्रोजेक्ट भी उनका एक मजबूरी में है, क्योंकि वो उनको इतनी बड़ी तादाद में उनको निकाल नहीं सकते, देश से भगा नहीं सकते, इसलिए अगर देश में रहे, उनको रहना जरूरी है, वो रहेंगे, तो उनको इस तरह से रखा जाए कि वो कभी अपनी हक की मांग न कर पाए। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट हिंदू राष्ट्र का इस तरह से वो चलता है। और उसके लिए आप महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आपने पालघर की घटना बताई, पालघर में जो हुआ था उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए बीजेपी ने यूज किया, उसको एक एंटी हिंदू इंसिडेंट का रूप देकर उसको इस तरह से रंग दिया गया कि भाई वो हिंदू साधु संतों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ उनके खून हुए वगैरह, इस तरह से उन्होंने उसको पेंट किया था, जो कि पूरी तरह से झूठ था। तो ये अब हम देख रहे हैं कि संभाजी भिड़े नाम के एक व्यक्ति है, वो करीब करीब 80 साल के हैं, लेकिन आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, हमारे राष्ट्र ध्वज का भी अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि 15 अगस्त को ब्लैक डे मनाओ, ऐसा कहते हैं, उनका स्पीच है, मैंने सुना है। और वो कहते हैं कि उस दिन भगवा झंडा आप फहराओ, और जो तिरंगा है उसको रहने दो, कहीं कोने में उसको रहने दो, ठीक है, वो कोई अपना झंडा नहीं है। उसमें वो क्या है, सफेद कलर का मतलब क्या है, ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ये क्या है, इस तरह के वो सवाल पूछ रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि तिरंगा झंडा उसको ठीक है तो रहने दो, उसको एक कोने में लगा दो, इस तरह की बात करते हैं। और इतने भड़काऊ बात करते हैं। महात्मा गांधी के माता पिता के बारे में उन्होंने जो बात कही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मैं उस बात पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने चूंकि संभाजी जी का जिक्र कर दिया है, हम इसके बाद में करेंगे सवाल इस पे। और संभाजी के बारे में बता दें दर्शकों को कि संभाजी को मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी गुरु मानकर। उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद एक प्रोग्राम में उनके आए थे, और उन्होंने कहा था कि जो है संभाजी भिड़े जो है वो जो है वो हमें हमारे गुरु है एक तरह से समझिए, और वो हमें आदेश दे सकते हैं। हालांकि अभी जो संभाजी भिड़े ने जो बयान दिया है गांधी जी को लेकर के, उस पर फडणवीस ने कहा है कि हमारा कोई संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध नहीं है, और वो ऐसा संघ से कैसा नहीं संबंध है। नहीं है? बिल्कुल, नहीं, इस ऐसा पे हम कैसा आते हैं, संबंध नहीं है? हम नहीं, इस पे बीजेपी आते हैं, इस पे आते हैं।
लेकिन उससे पहले जो हम जहां से हमने शुरू की है, वो जो जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, देश में तो अभी तो वहां भी गुजरात, ये क्या कहते हैं अपना जो हरियाणा है, वहां भी कल घटना हुई है नूह में, और गुड़गांव में बड़ी भयानक घटना हुई, उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है, और महाराष्ट्र में खास करके जिस तरह की कांग्रेस वाले अक्सर बोलते हैं कि महाराष्ट्र को प्रयोगशाला के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि संघ जो है लंबे समय से महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र में उसका जमीनी आधार नहीं है। और अभी जो सर्वे आए हैं उसमें भी पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा सफलता मिलती नहीं दिख रही है बीजेपी को। तो ये परेशानी है, बीजेपी का वैसा कोई नेता नहीं है, मास लीडर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के जाने के बाद, तो परेशान तो है बीजेपी। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि जो जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के जो सवाल हैं, वो चाहे रोटी रोजगार हो, महंगाई हो, या और दूसरी समस्याएं हैं। महाराष्ट्र में बड़ी समस्या मानी जाती रही रोजगार को लेकर के, और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो आज हैं, उनके पिताजी यानी बाला साहब ठाकरे ने पूरी लड़ाई इसी पे लड़ी, और महाराष्ट्र में जो शिवसेना खड़ी की कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, परप्रांतियों का मुद्दा उठाया। तो क्या परप्रांतियों का मुद्दा खत्म हो गया है इस प्रदेश में? सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए यहाँ के महाराष्ट्र के लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अब जो है हिंदू राष्ट्र बन जाया जाए। क्या है इसके पीछे? हालांकि अब हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो शिवाजी की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो और लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन शिवाजी में भी वो मुसलमानों के प्रति घृणा वाला भाव तो कहीं शिवाजी में दिखाई नहीं पड़ता। कहीं भी आप पढ़ते हैं इतिहास तो मुसलमानों के, बल्कि मुसलमान भी उनके सेना में थे, मुसलमान भी थे। तो उनकी लड़ाई एक औरंगजेब नाम के राजा से थी, न कि औरंगजेब नाम के एक मुसलमान से, हिंदू नाम के एक जो है शिवाजी की लड़ाई तो कतई थी नहीं, लेकिन उसको उस तरह से रंग दिया जा रहा है। फिर एक रंग ये है कि जो है जो 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 पूरा का पूरा जो समीकरण बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में कि किस तरह से यहाँ पे बीजेपी अपनी जगह बना ले, तो इससे क्या आम आदमी जो है, आम आदमी अपने मुद्दों को छोड़ करके हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे को लेकर के क्या आने को, सड़क पे आने को तैयार हो गया। मतलब दोनों समूहों में, जो हिंदू मुसलमान है, दोनों समूहों में ऐसा नहीं लग रहा कि एक भाव क्रिएट हो गया, उनको संवेदना के स्तर पर इस जगह ला दिया गया है, भावनाओं के स्तर पे, कि वो आमने सामने मरने मारने को फिर से तैयार हो गए। नहीं, कहाँ मुस्लिम समुदाय कहाँ सड़क पर है? सिर्फ हिंदू समुदाय जो है, तथाकथित नहीं, हिंदू अग्रेसिव है, समुदाय। लेकिन वो भी रिटेलिएशन तो होगा ना, कब तक आप किसी को नहीं, सताएंगे? वो जब होगा तरफा तब तो हम होगा। कह सकते हैं, लेकिन आज तो मुसलमान कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तो जो कुछ भी हो रहा है वो सारा वो तथाकथित कोई हिंदू सेना जैसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है लूजली बाउंड, वो कुछ मोर्चे निकाल रही है पूरे महाराष्ट्र में। उसमें तो कई मोर्चे ऐसा कहा जाता है कि बगैर परमिशन के भी वो निकाल रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। आपने देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि संभाजी भिडे जो कह रहे हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। कैसे संबंध नहीं है आपका? आप इस देश आप इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है ना, बीजेपी का संबंध नहीं। बीजेपी के संबंध से क्या लेना देना है? आप क्या बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है? आप क्या बीजेपी पार्टी के उप मुख्यमंत्री है? आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, और बीजेपी का कोई संबंध कैसे नहीं है? क्यों? बीजेपी ये सब चाहती है? बीजेपी अगर ये नहीं चाहती तो बीजेपी रिएक्ट करे। तो संभाजी भिडे जो कह रहे हैं उससे हमको कुछ लेना देना कैसे नहीं है आपको? वो अगर महात्मा गांधी के माता पिताओं के बारे में बहुत ही आक्षेपार्ह कुछ बात कर रहे हैं तो बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? फिर आप किस लिए बैठे हैं वहां पर? आपका काम क्या है? आपका काम है चुप्पी साधना, जैसे मोदी जी, आप मोदी जी से सीख रहे चुप्पी साधना। तो ये सारा जो ये मिला जुला खेल है। संभाजी भिडे भी इनके ही व्यक्ति है। देखिए, सब बोलने के बाद, ये सारी बातें करने के बाद संभाजी भिडे मुख्यमंत्री से जाकर मिलते हैं और उनके लिए मुलाकात अवेलेबल होती है, अपॉइंटमेंट मिलता है उनको। वहां से बाहर आने के बाद वो पत्रकारों से बात करते हैं, क्या चल क्या रहा है। अभी तो जो आदमी जेल में होना चाहिए वो मुख्यमंत्री के चेंबर में दिखता है। तो ये सारा जो है, ये पूरा पूरे देश को, महाराष्ट्र में तो क्या है, महाराष्ट्र में जैसे आपने कहा कि संघ की पैदाइश नागपुर की है और संघ यहाँ से बढ़ा पला, लेकिन महाराष्ट्र में उनको कुछ पैठ मिली नहीं। तो जब पूरे संघ की विचारधारा ही ऐसी है कि 100 साल से उनको कोई देश में भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं था बहुत सा। तो एक्सेप्टेंस कैसे लोगों से प्राप्त करना है? तो फिर प्रोपेगेंडा करना है, इस तरह का वायलेंस करना है और जोर जबरदस्ती से ये सारा मामला अपने तरफ करवा लेना, ये तरीका उन्होंने अपनाया है। और सत्ता में काबिज होने के बाद फिर तो क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो सारे हथकंडे उनके हाथ में है, सारी पावर उनके हाथ में, सारा पैसा उनके हाथ में। तो वो सब कुछ अपना
जो भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके अपनी आइडियोलॉजी को और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि ज्यादातर हिंदू भी, मेजोरिटी हिंदू भी उनके पक्ष में आज भी नहीं है। उनको जो भी उनके पक्ष में हिंदू है, जितने भी है, 30% हो, 20% हो, वो सारे उतने लोगों की मदद से वो एक देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं, जिससे उनको पॉलिटिकल एडवांटेज उनका जो है वो बना रहे। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप देखिए जहां जहां उनकी पैठ नहीं, वहां वहां सब ये करते हैं। आप कर्नाटक में उन्होंने यही किया और कर्नाटक में पैठ बनाई। आप उसके बाद फिर वो इफेक्ट परमानेंट नहीं रहा, वो निकल गए वहां से, सत्ता से उनको वहां की जनता ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में आज भी उनको नहीं, कल अगर इलेक्शन होता है तो आज भी बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र बहुत बुरी है। इस तरह के सर्वे भी आए हैं और इस तरह की बातें सारे लोग समझते हैं। तो किस तरह से फिर इलेक्शन जीता जाए, महाराष्ट्र में कल इलेक्शन होगा, तो ये सब करके ये उनका तरीका है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि इससे होगा, ये उनकी गलतफहमी है, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या करेंगे वो, दूसरा क्या है उनके पास? यही करके जितना अपना वोट पे से कम उतना बचा ले, ज्यादा ना मिले भले ही, लेकिन हिंदुत्व भी छोड़ देंगे। और दूसरा उनके पास कुछ है नहीं, तो हिंदुत्व छोड़ देंगे तो उतना जो वोट बेस है वो भी नहीं बचेगा। इसलिए उतना इंटैक्ट रखने के लिए उनको ये सब जो है, कीप द पॉट बॉइलिंग जिसको कहते हैं, वो करना जरूरी है। तो मैं इसमें करूं, जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि महाराष्ट्र से बाहर के सब लोग हैं, बहुत लोग हैं महाराष्ट्र के, तो जानते हैं संभाजी भिड़े को, लेकिन जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं उनके लिए बतला दूं कि संभाजी भिड़े जो पहले आरएसएस में कभी हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं कि संभाजी का आरएसएस में निर्वाह नहीं हुआ और उन्होंने अलग एक संगठन बना लिया जिसका नाम है शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान। उस संगठन के वो संस्थापक है और उसके मुखिया है। तो वो संभाजी भिड़े जी ने जो है वो बयान दिया था अभी, एक कार्यक्रम चल रहा था अमरावती में, उसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के पिताजी के बारे में कहा कि, और उनका एक जो है मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, हालांकि उनका आधिकारिक बयान कहीं वीडियो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन वो आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जो करमचंद जो नाम है महात्मा गांधी के पिता के तौर पे बीच में, वो करमचंद जो है बेसिकली एक जो है मुस्लिम जागृत एक जमींदार थे, और वो जो है उनके पिताजी ने चोरी की थी और उसके बाद जो है वो उसने किडनैप कर दिया था उसकी मदर को, फिर इनका लालन पालन, वो मतलब तरह तरह के आरोप लगाए, महात्मा गांधी पे भी चोरी के आरोप लगाए, और जिसका बड़ा जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। और पृथ्वीराज चौहान जो उसके नेता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के, उन्होंने आपत्ति उठाई और कहा कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए संभाजी भिड़े। तो गिरफ्तारी की बात तो अब तक हुई नहीं, उनके खिलाफ केस हुआ है, लेकिन एक जो जैसा कि विवेक भाई कह रहे थे कि एक बचाने का प्रयास है, वो वहां उनके मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, भले वो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये बात लगातार देखा जाता रहा है कि जो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं लोग जिनके बयान से कहीं नुकसान होता है, तो उनको लगता है कि हमसे संबंध सीधा तोड़ लिया जाए और कह देते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक संबंध दिखता है। विवेक भाई इस मैटर पे अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि साथ में फडणवीस ने ये भी कहा कि सावरकर के बारे में क्या क्या बोलते हैं आप लोग, तो सावरकर के बारे में बोलते हैं, जो सच बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसके बदले में क्या आप गांधी पे हमला करोगे? तो गांधी पे अगर हमला संभाजी भिड़े कर रहे हैं तो आप उनको कह रहे हैं कि उनके बयान से नहीं लेना देना है, फिर आप सावरकर की बात का जिक्र क्यों करते हो? तो इससे तो लगता है कि आप जो कर रहे हो, जो कह रहे हो, दोनों में अंतर है और आपके कहने के अनुसार वो चीजें हो रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, सावरकर के बारे में अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है, जिस तरह की बात संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी के बारे में की, अगर किसी ने ये कहा हो कि सावरकर जो है वो उनकी पैदाइश ब्राह्मण परिवार की नहीं है, और वो उनके घर में भी इस तरह से कुछ हुआ था जैसा महात्मा गांधी के घर में हुआ था, ऐसा वो कहते हैं, तो फिर ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई। ऐसी बात कोई किसी ने की है सावरकर के बारे में? सावरकर के बारे में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशों से माफी मांगी, उन्होंने देश के लिए जब ब्रिटिशों से माफी मांग कर वापस आया, उसके बाद उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, और उन्होंने उनका जो एक संदेहास्पद रोल रहा महात्मा गांधी के खून में, उसके बारे में लोग बात करते हैं। जो एक इतिहास के जो डिटेल्स है वो सबको पता है, उसके बारे में बात करने से क्या वो संभाजी भिड़े जो कह रहे हैं उसकी बराबरी वाली बात है? वो क्या उस जैसी बात है? वो संभाजी भिड़े जो कह रहे हैं, मुझे तो बहुत ही पीड़ा होती है कि संभाजी भिड़े वगैरह जैसे लोगों के बारे में हमको चर्चा करनी पड़ती है। इतना महत्व हो गया इन लोगों का। वो तो ये संभाजी भिड़े कौन है, ये मुझे भीमा कोरेगांव से, मैं महाराष्ट्र में इतने साल मैंने पत्रकारिता की, भीमा कोरेगांव की घटना के पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये संभाजी भिड़े कौन है।
ये कहाँ से आ गए? ऐसे कई पत्रकार भी सामने आए हैं जो जिनके जिनके बारे में महाराष्ट्र जानता ही नहीं था। वो आज बहुत मुखर होके बातें करते हैं और बहुत उनको प्रोटेक्शन है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, उनको उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस तरह के ये संभाजी भिड़े अगर इतने हिम्मत वाले थे, तो ये 5 साल पहले, 10 साल पहले जब यहाँ पर बीजेपी की सत्ता नहीं थी, उस समय क्यों नहीं बात करते थे? उस समय कहाँ गए थे? अब आप देखिए, अगर महाराष्ट्र से या देश से मोदी जी की सत्ता अगर जाती है 2024 में, तो ये जो भिड़े हैं ये भागेंगे, ये छुप जाएंगे। आपने देखा होगा, आप हम सब ने देखा है जिस तरह से वो जो एक योगी बाबा है रामदेव, वो अपने आप हम्म। को योगी कहते हैं, वो किस तरह से लड़कियों का भेष बदल कर वो भागे थे। उसके बाद सलवार फिर फाड़ के अभी भागे थे। जी, अभी वो इतनी हिम्मत वाले बन गए हैं। किसके बदौलत हिम्मत है? उस समय क्यों भागे थे? अगर आप में हिम्मत है, तो आप उस समय क्यों भागे थे? वैसे ही ये भागेंगे। आप देखिए, अगर सत्ता जी, बदल होता है, तो ये संभाजी भिड़े जो है, इनकी हिम्मत आप उस समय देखिएगा। उस समय ये बिल्कुल भाग जाएँगे, छुप जाएँगे बिल में। लेकिन विवेक भाई, बीजेपी क्या कर रही है वो तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है या एनसीपी क्या कर रही है? आज देखिए, आज क्या हुआ है, एक मंच पे अभी हमने 11 बजे प्रोग्राम शुरू किया है, 11 बजे ही वहां कार्यक्रम होने होने वाला है, शायद हो रहा होगा, जहां पे लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो है वो मोदी जी को तिलक सम्मान दे। अब वहां पे उस जो ट्रस्ट जो सम्मान दे रहा है, उसके ट्रस्टी सुशील कुमार शिंदे भी हैं। शिंदे कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दिल्ली में मंत्री रहे, गृह मंत्री तक रहे हैं, और बड़े बड़े नेता के तौर पे शिंदे जाने जाते। फिर एनसीपी के शरद पवार जो मुखिया है वो भी उस मंच पे रहेंगे। हालांकि जो पुरस्कार देने की बात की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि दीपक तिलक ही जो उसके मुख्य ट्रस्टी हैं वो देंगे प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, हालांकि इसका शिवसेना ने भी और कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया है कि शरद पवार जी को या शिंदे जी को उस मंच पे नहीं होना चाहिए जहां मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। और मोदी जी को जो सम्मानित किया जा रहा है उसमें उन्होंने कहा है, एक नेता ने कांग्रेस के, कि ये जो उन्होंने कहा था कि शिवसेना के सांसद है अरविंद सावंत, उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। कहीं स्वराज है? तो ये लोग जो कांग्रेस के नेता हो या एनसीपी के नेता हो या कोई हो, वो सारे आपस में मंच पे तो मिल लेते, लेकिन पब्लिक को भिड़ा देते। तो ये जो जिस तरह से ये मंचों पे मिलते हैं और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये हालांकि ये कहते हैं, शरद पवार कहते हैं कि जो है राजनीति में दरवाजे खुले होते हैं, संवाद का रास्ता बना होता है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो क्या केवल संवाद का रास्ता है या कुछ और है? क्योंकि दंगे जब होते हैं तो नेताओं के बेटे तो सुरक्षित रहते हैं, वो चाहे विदेश में पढ़ रहे हैं, चाहे देश में किसी महत्वपूर्ण जगह पर, लेकिन जो गरीब आदमी है वो उसका शिकार बनता है। तो इसको केवल आप नेता जिस तरह से देखते हैं उसी तरह से देख रहे हैं या अलग इसमें आपको दिखाई पड़ता है? नहीं, इसमें शरद पवार की भूमिका स्पष्ट है कि वो कभी भी वो सत्ता से नहीं उलझते। जो सत्ता में लोग बैठे लोग हैं, उनसे वो झगड़ा कभी मोल नहीं लेते। उसके लिए फिर उनको अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, तो वो कर लेते हैं। वो एक है, लेकिन कि जैसे बीजेपी के बारे में उनका ऐसा है कि बीजेपी के साथ में सत्ता में कभी शामिल वो नहीं हुए। हालाँकि बीजेपी और उसकी जो कुछ भी उसके पहले जो उसका जो अवतार था, उनके साथ में उन्होंने सरकार, मतलब वो जिस सरकार के मुखिया थे, उसमें उन्होंने उनको साथ लिया था। लेकिन जिसमें बीजेपी मुखिया है, ऐसे सरकार में वो कभी शामिल नहीं हुए। तो उनका वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन एक बात है, वो सत्ता में कभी बीजेपी की जहाँ सत्ता हो, वहाँ उनके साथ में उनका साथ देकर वो बैठे नहीं है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में फिलहाल जो स्थिति बनी है, उसमें इतना असमंजस है, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शरद पवार और अजित पवार क्या दोनों सचमुच अलग है या फिर एक है? ये क्या खेल खेला जा रहा है? और अब उस मतलब एक तरफ तो शरद पवार दिखते हैं अपोजिशन के साथ में, वहां पर जाते हैं, और दूसरी तरफ वो अदानी की तारीफ करते हैं, अदानी की तरफदारी करते हैं, और तीसरी तरफ अभी वो मोदी जी को सत्कार जहाँ पर हो रहा है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, वहां पर जा रहे हैं, उनके साथ में बैठने वाले हैं। उसके ऊपर उनकी बेटी कहती है कि वो तो भारत के प्रधानमंत्री है, वो कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। सच ऐसा है क्या? मतलब वो क्या भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, कि वो सिर्फ एक हिंदू समाज के लिए, और वो उस हिंदू समाज में भी वो हिंदू जो उनके मुरीद है, जो उनके सपोर्टर है, उनके लिए काम कर रहे हैं?
जो सेकुलर हिंदू है, जो इस तरह की आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, विरोध करते हैं, क्या वो उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या उनके पक्ष में भी वो काम करते हैं? नहीं करते। वो सिर्फ एक 20%, 20-25% हिंदू है जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और उनका एंटी मुस्लिम स्टैंस तो हमको पता ही है। और वो अगर ये कहते हैं कि इस देश को अपोजिशन से मुक्त करना है, तो वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है? फिर उनको बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर ही बोलना चाहिए। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बचे, बाकी सारी पार्टी इस देश की खत्म हो जाए, वो चाहते हैं, उस तरह की बात भी करते हैं। इसलिए तो वो फिर वो बीजेपी के प्रधानमंत्री, उनको कहना बहुत ही लाजमी है। किस तरह से सुप्रिया सुले कह रही है कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है? वो तो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री है, वो कहाँ इस देश के प्रधानमंत्री है? वो टेक्निकली होंगे, लेकिन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस और प्रैग्मेटिकली वो सिर्फ ऐसे हिंदू वोटर्स के प्रधानमंत्री है जो उनके मुरीद है। तो ऐसे में वहां पर शरद पवार का जाना, ये अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये बहुत पहले प्रोग्राम तय हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उनका इनविटेशन 1 साल पहले ही एक्सेप्ट किया था, और फिर अभी उनको जाना जरूरी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब उनको बुलाया गया उस समय तो वो अपोजिशन के साथ ही थे, तो ऐसे में उनको वो भी कह सकते थे कि मैं नहीं आऊंगा इस प्रोग्राम में, मुझे माफ कीजिए, किसी और को बुलाइए। उन्होंने एक्सेप्ट ही क्यों? एक्सेप्ट करने के बाद जाना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट ना करना, ये तो उनके हाथ में था, क्यों किया उन्होंने एक्सेप्ट? तो इतनी सीधी बात नहीं है वो। आप क्या लोगों को मूर्ख समझते हैं? जैसे बीजेपी लोगों को मूर्ख समझती है, तो क्या शरद पवार भी लोगों को मूर्ख समझते हैं? क्या लोगों को समझता नहीं? तो ये जो दोगलापन है शरद पवार का, ये बहुत ही एविडेंट है, वो स्पष्ट दिख रहा है। आपने वो, अच्छा, वो जो तिलक ट्रस्ट है, उन्होंने भी लोकमान्य तिलक, क्या मोदी के मतलब आप लोकमान्य तिलक की जो लेगेसी है उसको आप मोदी के साथ इक्वेट कर रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं, मतलब आपके जो लोकमान्य तिलक, जो आपके दादा परदादा थे, जो भी थे, उनको आप मोदी की कैटेगरी में बिठा रहे हैं? उनको भी उसके बारे में कुछ शर्म नहीं है कि आप किसको दे रहे हैं लोकमान्य तिलक नाम का पुरस्कार? किसको दे रहे हैं आप? क्या लोकमान्य तिलक ने अपने लाइफ टाइम में ये सब किया था जो मोदी जी कर रहे हैं? ये सारा नहीं, जो है इतना, उसमें भाई साहब, विवेक भाई, उसमें आप हालांकि बेहतर बताएंगे, मैं छेड़ दूं प्रश्न। उसमें बड़ा चर्चित है कि तिलक के बेटे के साथ बहुत बुरा बुरा बर्ताव किया था उन लोगों ने, हिंदूवादी लोगों ने, क्योंकि तिलक के बेटे जो थे उन्होंने विरोध किया था, उनका अखबार जो था उसको लेकर के, और उसमें किस तरह से उनको मरने पे मजबूर कर दिया, इस ऐसी हालत कर दी कि तिलक के जो पुत्र थे उनको मरने पे मजबूर कर दिया गया। तो ये तो इतिहास है। अब लोग नहीं पढ़ते हैं, या लोग जो है जो जो बता दिया उसी पे चले जाते हैं, राजनीतिक नेता अपनी चमकाते रहते हैं। तो ये तो स्थिति है, बिल्कुल आप सही कह। जी 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 बिल्कुल। वो क्या है कि जब हमने देखा, मंगेशकर परिवार ने भी दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया था मोदी जी को। वो मंगेशकर परिवार तो पहले से ही हिंदुत्ववादी है, सबको पता है, लेकिन उनका हिंदुत्व वैसा नहीं था जिस तरह का आज का इनका बीजेपी का हिंदुत्व है। लता मंगेशकर जी जो है वो बहुत प्रेम से, उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम कलाकारों के साथ काम किया, और उनके लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको बहुत सराकाव पर रखती थी हमेशा ही। तो वो इतना एंटी मुस्लिम हैट्रेड वाला उनका हिंदुत्व नहीं था। वो एक प्रो हिंदू व्यक्ति थी, और वो हिंदुत्व को मानती थी, लेकिन उनका हिंदुत्व एंटी मुस्लिम नहीं था। तो उन्होंने ये पुरस्कार अपने पिताजी के नाम से मोदी जी को कैसे दे दिया? जो मुसलमानों के बारे में उनका क्या ख्याल है, उनके उनके क्या मत है, उनको पता होने के बाद भी उन्होंने मोदी जी को ये पुरस्कार अपने पिता के नाम से दिया। उसी तरह से लोकमान्य तिलक क्या थे? क्या लोकमान्य तिलक की फैमिली नहीं समझती? और उनके नाम का पुरस्कार वो मोदी जी को दे रही है, और जानबूझकर उसमें शरद पवार को बुलाया जाएगा ताकि उसमें कंट्रोवर्सी हो, और फिर शरद पवार उसमें जाते हैं तो लोग सवाल करें। ये सब क्या है? क्या आप ये अवॉइड नहीं कर सकते? बिल्कुल अवॉइड किया जा विवेक भाई, सकता था, लेकिन विवेक भाई, मैं एक समय भी हो रहा है, इसलिए मैं एक लास्ट सवाल कर दूं, छोटा सा आप जवाब दे दें इसका। ये कुल मिलाकर के क्या लग रहा है, ये जो महाराष्ट्र की राजनीति में हम देख रहे हैं, कि हालांकि कह रहे हैं शरद पवार की मैं महाविकास आघाड़ी के साथ हूँ, और जो है थोरात हैं या उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ हम मिलकर के काम कर रहे हैं। सर्वे जिस तरह से आ रहा है, चैनलों पे उससे आ रहा है कि आधे इस तरफ आधे उस तरफ, मतलब हालांकि 19 बता रहे हैं बीजेपी गठबंधन को, 20 बता रहे हैं कांग्रेस गठबंधन को। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में, उसमें शरद पवार क्या
डबल गेम कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है, दूसरा सवाल होता है कि क्या अगर डबल गेम भी होता है तो महाराष्ट्र की जनता किस तरफ जाएगी? बीजेपी के गठबंधन की तरफ जाएगी या कांग्रेस के गठबंधन की तरफ जाएगी? ये इस सवाल का जवाब जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार क्या कर रहे हैं ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसके सिर्फ स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। मैं सिर्फ एक दो बातें जो उनका इतिहास है उसको देखते हुए ये कह सकता हूँ, ये पता नहीं मुझे ये कितना सच आज है, कि वो, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो बीजेपी को मदद हो और बीजेपी सत्ता में स्थापित हो, इस तरह से वो अपने तरफ से कुछ इसके लिए कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। वो जहाँ तक हो सके बीजेपी के अपोजिट बैठना चाहेंगे, जहाँ भी हो, असेंबली हो, लोकसभा हो, वो बीजेपी के साथ नहीं बैठना चाहेंगे। अगर वो खुद सत्ता बनाते हैं महाराष्ट्र में और उसके लिए अगर बीजेपी उनको सपोर्ट करे, मान लीजिए, मतलब इस तरह की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो उस समय वो बीजेपी का सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी के सरकार में वो शामिल होंगे। अब लेकिन आज क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो सब स्प्लिट है एनसीपी में, ये सब नाटक है और खुद शरद पवार जी ने उनको भेजा है और वो बिल्कुल उनकी सहमति से हो रहा है। इस तरह का चित्र खड़ा हुआ है और उसके ऊपर वो कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते। वो ये भी नहीं कहते कि ऐसा नहीं है, वो लोगों पर छोड़ देते हैं। वो अपना कार्ड जो है अपने सीने के बहुत करीब खेलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आने वाले 4 महीने में, आने वाले 5 महीने में, इलेक्शन के पहले, 2024 के इलेक्शन के पहले एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये हमें सिर्फ इसका इंतजार ही करना होगा। आज कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन उनका जो इतिहास है वो ये बताता है कि वो खुद होकर बीजेपी को सत्ता में स्थापित करने के लिए पॉजिटिवली कोई एक्शन लेंगे, पॉजिटिवली कोई सपोर्ट करेंगे या फिर उनकी मदद करेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। वो अपने आप को बीजेपी से बचा के रखने के लिए जो जो कुछ भी करना है वो सब वो करेंगे। वो अपनी स्थिति को संभालने के लिए, संभाल के रखने के लिए और अपनी साख को संभाल के रखने के लिए बीजेपी से जो भी उनको धोखा हो सकता है, उस धोखे को दूर रखने के लिए जो भी करना है वो सब करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। विवेक भाई, अब हमारा कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया, लेकिन एक दर्शक ने एक ऐसा सवाल उठाया है, मुझे लग रहा है कि आप भी इस पे बोल दे। हम तो इस तरह के नहीं सोचते हैं। ये कह रहे हैं, ये है चंद्रा सब काटे सब कोटा, चंद्रा सब कोटा। ये कह रहे हैं कि जो है हम कई सालों से गोदी चैनल नहीं देख रहे हैं, बट आप जो है कांग्रेसी चैनल, क्या हम कांग्रेसी चैनल है, ऐसा लग रहा है? ये सामान्य तौर पर इस तरह की बात करते हैं। जब हम जिस समय यूपीए का राज था, यूपीए का रूल था, उस समय हम यूपीए को क्रिटिसाइज करते थे। उस समय ये लोग नहीं कहते थे कि आप क्या बीजेपी वाले हैं, उस समय ये नहीं कहते थे, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं, इसलिए इनको बीजेपी का जो विरोध करता है वो सब कांग्रेस वाले लगते हैं। तो उस समय हम जब देखिए, रवीश कुमार ये हमेशा कहते हैं कि आप 2014 के पहले सारे जो वीडियोस हैं मेरे देख लीजिए, एनडीटीवी के, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उसमें मैंने क्या कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं की है, क्या मैं कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बात की मैंने, वो हमेशा कहते हैं। लेकिन ये लोग कन्वीनियंटली उस बात को भूल जाते हैं। वो ये कहते, आज तुम बीजेपी का विरोध कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम कांग्रेस वाले हो। अगर आप आज राइट विंग को विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आप लेफ्टिस्ट हो। उनके लिए बहुत सिंपल सी बात है, वो बहुत सतह से बात करते हैं, वो कभी डीप जाते ही नहीं है, क्योंकि डीप जाने के लिए जो बुद्धिमत्ता लगती है उसका बहुत प्रॉब्लम है। वो बुद्धिमत्ता उनके पास नहीं है, इसलिए वो इस तरह के निष्कर्ष निकालते हैं। नहीं, और क्या, इसलिए हमने ये जिक्र किया कि हम लगातार इस बात को कर रहे हैं। हमने 2 प्रोग्राम किया है मीडिया क्या करना चाहिए उसको लेकर के, इसलिए हम कर रहे हैं। 2 और हम एपिसोड करने वाले हैं प्रशांत टंडन जी से, आजकल में उसको हम करेंगे इसी 7 दिन 7 पत्रकार। मीडिया की भूमिका बेसिकली क्या है? मीडिया की भूमिका है सत्ता पक्ष के साथ नहीं चलना, सत्ता पक्ष के विरोध में उठ खड़ा होना। और विपक्ष चूंकि जो है विरोध में ही खड़ा रहता है, तो हमारा विपक्ष को सपोर्ट करना भी मीडिया का काम हो जाता है। कि मीडिया, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास तो सारी ताकतें हैं। कई लोग कहते हैं विवेक भाई कि आप जो है, क्या सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है? तो हम अक्सर कहते हैं और यहाँ भी दोहरा दे रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है। ये प्रचार प्रसार करने के लिए उनके पास अरबों रुपए हैं, फंड है, जिसमें सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है। लेकिन विपक्ष के पास अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ फंड नहीं होता। ठीक है कि उनके स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, तो वहां से कुछ फंड आता होगा, लेकिन वो अलग है। विपक्ष जो है उसके साथ मीडिया को खड़ा होना होता है, क्योंकि जनता के सवाल जो है, सवाल पूछना सरकार से है,
सवाल आप मीडिया से पूछें या सवाल आप जो है विपक्ष से पूछें तो वो कहीं से करेक्ट नहीं बैठता है। तो खैर इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित तो नहीं करते हैं, लेकिन एड्रेस कर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी शुरू किया है इस चीज़ को। और हमारा पूरा का पूरा रहता है कि आप बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम सत्ता में कांग्रेस थी तो हम उनके खिलाफ लिखते थे। हमने कितने आर्टिकल लिखे हैं कांग्रेस के खिलाफ, हमने कितने आर्टिकल लिखे हैं जब मनमोहन सिंह ने के दौरान जो चीजें कई चीजें अच्छी और बुरी हुई। तो हमारा काम जो है वो सरकार का यशोगान करना तो कहीं नहीं है, वो अच्छा काम करे या कैसा काम करे। जहां गलत काम करेगा वही हम डंडा चलाएंगे, हमारा अच्छा काम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा काम करने के लिए उनके पास फंड है। तो ये जो एक दर्शकों में एक जो मान्यता बना लेते हैं वो मान्यता को प्लीज दूर करें। और आप कहीं आजकल गूगल में हर चीज उपलब्ध है, मीडिया की भूमिका है, इसको पढ़े। आप देखिए, अगर कल मोदी जी की सत्ता जाती है और कांग्रेस की सत्ता आती है, और अगर हम कांग्रेस के खिलाफ कुछ लिखेंगे बोलेंगे तो ये लोग बहुत खुश होंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि तो ये खुद ही बटे हुए हैं। मैंने अभी मायावती पे स्टोरी की तो कई लोग मायावती के जो प्रशंसक थे वो गाली देने लगे। फिर मैंने उसी स्टोरी के दूसरे टुकड़े लगाए तो फिर वो तारीफ करने लगे। हमने कहा यार आप अपनी जगह नहीं हो, तो आप मायावती के बारे में लिखो सच तो कांग्रेस को परेशानी है, कांग्रेस के बारे में लिखो तो बीजेपी को परेशानी है, बीजेपी के बारे में लिखो तो फिर जो है फलाने को परेशानी है। तो ये सब इनके जो है हर पार्टी के, मैं देख रहा हूँ कि जो पब्लिक है वो हर पार्टी का भक्त है कहीं ना कहीं। मैं एक ही बात बताऊंगा, देखिए, अगर हम जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके खिलाफ अगर हम लिखते हैं और उससे कुछ लोग नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो ये हमारी विजय है, ये पत्रकारिता बिल्कुल की का विजय है। बिल्कुल। नहीं तो इसको मैं पॉजिटिव एक बात याद आता है विवेक भाई, जब महाभारत लिख रहे थे डॉक्टर रही मसूम राजा, तो उनके खिलाफ ढेर सारी चिट्ठी आई थी कि मुसलमान होकर के ये लिख रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चिट्ठियां उनकी तारीफ में आ रही है उसका बोरा बहुत बड़ा है, उसका थैला बहुत बड़ा है, और जो खिलाफ है वो बहुत छोटा बोरा है, बहुत छोटा थैला है। तो वो परेशान नहीं करता है, वो लगता है कि नहीं ढेर सारे लोग जो है हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब हम काम ठीक कर रहे हैं। तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, मैं उससे परेशान होता नहीं, आप भी परेशान नहीं होते। हम लोग लंबे समय पत्रकारिता में काम किए हैं और हमारा ये अनुभव है नेताओं से भी। नेता के बारे में लिख दीजिए अच्छा तो बड़ा खुश हो जाता है, उसके खिलाफ लिखिए तो आपसे मुंह फुला देगा। आज तो बदला भी लेने लगे हैं नेता। तो स्थिति है। खैर, तो हमारा समय भी हो गया है, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में मूल मकसद हमारा होता है जो वहाँ स्थिति है स्टेट की या देश की, वो आपके सामने रख देना और आपको तय करना। मेरे पास कोई सत्ता नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो। ये जो डिजिटल मीडिया है तो कोई भी करता है, लाखों चैनल खोल लिए लोगों ने, तो आप करें, उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब कमेंट करते हैं तो थोड़ी मर्यादा भी रखें। आप ठीक है मुझे बोले कि मैं कांग्रेस के पक्ष में हूँ, या कल को कोई किसी को लगता है कि मैं बीजेपी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, किसी को लगता है मायावती के पक्ष में बात कर रहा हूँ, किसी को लगता है अखिलेश के पक्ष में बात कर रहा हूँ, किसी को लगता है नीतीश के पक्ष में बात कर रहा हूँ। मैं बेसिकली किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा होता हूँ, मैं नागरिक के तौर पे खड़े होकर देखता हूँ कि किसने अच्छे काम किए, किसने नहीं किए, और उस पर मैं चर्चा करता हूँ। बाकी मेरा काम नहीं है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्रभावित भी करती हैं, अच्छा भी लगता है। अच्छा बोलते हैं तो सबको अच्छा लगता है, बुरा बोलते हैं तो सबको बुरा लगता है। लेकिन मैं बुरा और अच्छा ये कोई मेरे लिए नया नहीं है। मैं पिछले अगर 35-40 साल से पत्रकारिता में हूँ तो मैं ये सब चीजें देख चुका, और मैं वही करता हूँ जो मुझे अपने आप में सही लगता है। कि मैं किसी नेता के पास जाकर के उनकी चमचागिरी नहीं करता, ये मेरा कभी रहा नहीं है कि मैं उस नेता के उनसे लाभ लूं। खैर, तो आप सब हमारे साथ ढेर सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरी बातें जिनको अच्छी लगती है उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं उनके प्रति आभार जताता हूं कि हम जो प्रोग्राम करते हैं तो लोग देखने आते हैं और अपनी बातें रखते हैं। अपनी बातें रखें, मैं आपकी बातों से बुरा भी लिखना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कहीं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन आप बोलते समय एक बार अपने भीतर भी झांक लीजिए कि हो रहा है वो क्या हो रहा है, और मैं जो बोल रहा हूं उससे मेरा क्या हित है। बहरहाल, ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं हम। अगला कार्यक्रम हम जो है 3 बजे करेंगे। और आज एक और विशेष सूचना दे दें कि आज हम 9 बजे रात में भी एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। हमने ये कहा था, हालांकि हमने टेस्ट किया था पिछले सप्ताह कि 9 बजे रात में हम किस तरह से कार्यक्रम करें। तो आज जो है, आज से हम एक और कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें 9 बजे हम कुछ पत्रकार साथियों के साथ डिबेट करेंगे, और देश के या प्रदेश के या जो उस समय जो मुद्दे दिन भर में दिखाई पड़ेंगे हमको, उसको लेकर के हम काम करेंगे। तो आपने हमारा कार्यक्रम देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसकी जो है ये शेयर करें अपने मित्रों और परिचितों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा मैं एक और आपसे जिक्र करूं
कि ये चैनल मोनेटाइज हो गया। आप जानते हैं कि हमारे पास फंड जो है कोई किसी, मैं धन्ना सेठ का फंड नहीं ले रहा, मेरे पास अपनी जो पूंजी है उसी को लगाता हूँ, या मेरे पास जो अपना स्किल है, जो मैं लंबे समय पत्रकारिता में काम किया है, जो लंबे समय मैंने सिनेमा के साथ काम किया है, या हमने और जिसको जोड़ा हुआ है अपने क्रिएटिव के तौर पे, वो सारे लोग जो है अभी फ्री में काम कर रहे हैं। हमें इससे अब दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। तो आपको अगर लगता है कहीं से कि हाँ ये कार्यक्रम ठीक तरीके से कर रहे हैं, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, तो आप सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। जैसे अखबार खरीदते हैं तो आप कुछ पे करते हैं, जैसे आप चैनल देखते हैं तो चैनल के लिए भी आप कुछ पे करते हैं, जैसे इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट के लिए भी कुछ पे करते हैं। और हमेशा कीमत उसी की होती है जहां आप मूल्य पे करते हैं। तो आप अधिकार रखते हैं आप अपनी बात कहने का कि मैं आपको ये पे करता हूं और मुझे इस तरीके के प्रोग्राम जो है नहीं पसंद है। तो बहरहाल आप सबको बहुत बहुत आभार, आपने कार्यक्रम देखा। थैंक यू।